बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. Today we start the class computer ICT class 7. Today our topic is revision of final term second semester. ठीक है, इसमें chapter number 9 and 10. Chapter number 9 introduction to HTML5 and chapter number 10 basic commands of HTML5. Okay, today our topic is revision of second semester final term, and today topic is chapter number 9 and 10 topic introduction to HTML5 and basic HTML commands. Okay, now we are going to start. We are starting from the chapter number 9 introduction to HTML5. हमने पहले भी HTML के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। पिछले चैप्टर में हमने जो है वो फ्लैश के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, अब ये HTML जो है हमारे ये बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है हमारा। इसके अंदर हमने थोड़ी सी कमांड्स वगैरह पढ़ी थी, थोड़ा सा हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर स्टार्ट ले लिया था इसका, लेकिन अब हम इसको डिटेल में दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इनका, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। इसके अंदर आपने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट हमने देखी थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि होम पेज होता है, मेन हमारा होम पेज होता है, उसके अंदर पे कुछ सब टाइटल्स बने हुए होते हैं या सब टैग्स होते हैं जिनको हम मेन सेक्शन कहते हैं। उन मेन सेक्शंस के अंदर हमने देखा था कि अगर हम जाते हैं तो मेन सेक्शन की जो हेडिंग होती है उसी हिसाब से उसके अंदर हमें सब सेक्शंस नज़र आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमने वीडियोज़ के ऊपर क्लिक किया है, वीडियोज़ के टैग पे क्लिक किया है, तो हम जब अंदर जाएंगे उसके अंदर सब सेक्शंस हमें वीडियोज़ के मिलेंगे। इसी तरह से अगर किसी होम पेज के ऊपर हमें कोई टैग ऑडियोज़ का नज़र आता है तो हम ऑडियो के अंदर जाएंगे तो उसमें सारे हमें ऑडियोज़ नज़र आ जाएंगी। ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे टैग्स होते हैं। ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ 3 टैग्स दिखाए गए हैं, उसके अंदर भी 3 सब सेक्शंस दिखाए गए हैं। इस तरह से अगर हम होम पेज को मज़ीद डिटेल में देखें, किसी स्कूल का होम पेज है तो हमें नज़र आएगा कि ABC स्कूल लिखा हुआ है, उसके बाद में उसके अंदर सब जो मेन सेक्शंस बने हुए हैं उसके अंदर क्या बताया, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद न्यूज़ एंड इवेंट्स लिखे हुए हैं, एडमिशन्स के बारे में लिखा हुआ है, होम असाइनमेंट लिखा हुआ है और रिजल्ट वगैरह के बारे में उसके टैग्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर उसके अंदर हम सब टाइटल्स में जाते हैं, उसके सब सेक्शंस में जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एडमिशन्स के अंदर जाते हैं तो नीचे हमें स्टूडेंट्स एडमिशन डिटेल्स नज़र आ जाएंगी, या अगर हम रिज़ल्ट के अंदर जाते हैं तो हमें रिज़ल्ट के अंदर क्लास वाइज रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सब सेक्शंस के अंदर क्लास 1 का टैग होगा, क्लास 2, क्लास 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी सिर्फ एक पेज पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि हमारा एक होम पेज होता है जो मेन पेज होता है, और उसके बाद उसके मज़ीद सेक्शंस नज़र आते हैं जो कि मेन सेक्शंस होते हैं, और उनमें अगर टैग्स में हम जाते हैं तो फिर सब सेक्शंस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, यानी व्हाट इज़ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट वेब पेज फॉर डिस्प्ले ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी पूरी दुनिया में आपका पेज जो है वो नज़र आ रहा होता है इंटरनेट के ऊपर, ऐसी चीज़ को क्रिएट करना HTML के ज़रिए वो वेब पेज डिज़ाइनिंग कहलाता है, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए तैयार करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमने डिटेल में देखना है। आगे चलते हैं। HTML एडिटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने बताया था आपको कि 2 टाइप्स के HTML एडिटर्स होते हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि एक HTML एडिटर जो वाइसिग होता है, जो कि ऑलरेडी एक आपके पास थंबनेल या आपके पास एक पैटर्न बना हुआ होता है जिसके ज़रिए हम
मुख्तलिफ वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। बस उन डिज़ाइंस को उठाएं और उसके अंदर अपने कंटेंट्स को टाइप कर दें और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। इसके अंदर कोई ऐसी सच एज स्पेसिफिक कमांड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और यूज़र फ्रेंडली होता है, जिसके अंदर आप आसानी से कोई भी वेबसाइट, लेकिन उसकी पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर ही रहते हुए आप तैयार कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से उसको मूव ऑन नहीं कर सकते, यानी जो हेडिंग्स जहाँ पर है वो वहीं पर नज़र आएंगी। उसका जो स्टाइल है, टेक्स्ट कलर है, ये तमाम चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। बस सिंपली हमने उसके अंदर कंटेंट्स अपना टाइप करना है और वेब पेज हमारा रेडी हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक और एडिटर भी होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर भी होता है। टेक्स्ट एडिटर हमारा जो है वो HTML कोडिंग के काम आता है, जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से, अपने स्टाइल से अपने HTML पेज को तैयार कर सकते हैं और HTML की कोडिंग कर सकते हैं। ये HTML कोडिंग करने का टेक्स्ट एडिटर जो है ये हमारा नोटपैड हो सकता है, ठीक है ना। वर्डपैड या नोटपैड वगैरह में हम आसानी से HTML की कोडिंग कर सकते हैं। नोटपैड के अंदर हम HTML कोडिंग करते हुए ये याद रखना चाहिए कि हमें इसके अंदर थोड़ी सी महारत आनी चाहिए। इसके तमाम कमांड्स को हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से यूज़ करना है। उसको हमने डिटेल में देखा था फिर कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। HTML कोडिंग का स्ट्रक्चर हमने देखा था। एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, टैग्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और उन टैग्स के साथ साथ उन एलिमेंट्स के कुछ इवेंट्स होते हैं और उसके कुछ मज़ीद डिटेल हमने देखी थी, ठीक है। अब जैसे एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कंटेनर एलिमेंट होता है और एक एम्प्टी एलिमेंट होता है। मैंने बताया था कि कंटेनर एलिमेंट हमेशा जो है वो क्लोज़ किया जाता है, जबकि एम्प्टी एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओपन रखा जाता है, यानी स्टार्ट में यूज़ होता है, उसको क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं होता। दूसरी बात यह कि हमने एलिमेंट्स को क्लोज़ करने यानी टैग्स को क्लोज़ करने की सीक्वेंस देखी थी। मैंने ये बताया था कि आप पहले जो हेड खोलेंगे, यानी जो एलिमेंट आप स्टार्ट करेंगे, सबसे लास्ट में उसको क्लोज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह से कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी हमारे पास HTML की कोडिंग हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं हमने HTML को खोला है, उसके बाद हेड खोला है, फिर हमने टाइटल खोला है, उसके बाद हमने टाइटल लिखने के बाद टाइटल को सबसे पहले हम बंद करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे हेड को हम क्लोज करेंगे और सबसे लास्ट में हम बॉडी या HTML को बंद करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हम किस तरह से अपनी सीक्वेंस को रखेंगे, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट वाली इसके अंदर सीक्वेंस होती है और लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली सीक्वेंस रखी जाती है। यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट सबसे लास्ट में हम ओपन करते हैं उसको सबसे फर्स्ट में हम क्लोज करते हैं, और जो एलिमेंट हम सबसे फर्स्ट में ओपन करते हैं उसको सबसे लास्ट में हम क्लोज करते हैं, ओके। तो इस सीक्वेंस को हमने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। इसके अंदर हेड होता है हमारे पास, उसके बाद बॉडी होती है। दो मेन इसके एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे HTML पेज के ऊपर होते हैं। हेड के अंदर हम तमाम अपने जो डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी जो डिज़ाइनिंग होती है उसको हैंडल करते हैं, यानी कि आपकी पेज की हेडिंग क्या होगी, पेज का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पेज का टाइटल क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हम हेड में बताते हैं। जबकि बॉडी के अंदर हम तमाम किस्म का कंटेंट टाइप करते हैं, उस कंटेंट को हैंडल करते हैं, उस कंटेंट का स्टाइल क्या होगा, उसका फ़ॉन्ट क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हम बॉडी में रखते हैं और उसको वहाँ पर हैंडल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मौजूद थी, प्रैक्टिस टाइम। हमने देखा था कि इसके अंदर किस तरह से हमने जो है एक HTML पेज को तैयार किया था। अगर इसको आप गौर से देखें, पेज नंबर 136 आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप निकालें, प्रैक्टिस टाइम लिखा हुआ है। इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पर एक दिखाया गया वेब पेज स्टार्ट कर रहे हैं हम, नोटपैड हमने स्टार्ट करा और नीचे कोडिंग स्टार्ट कर दी। कोडिंग टाइप में हम HTML लिखेंगे, HTML का हेड खोला और फिर मेन हेड को हमने लिख दिया। उसके बाद टाइटल लिखा हमने, टाइटल क्या है, राइज कलेक्टिवेशन, इसका टाइटल बन गया ये। उसके बाद हेड को हमने क्लोज कर दिया। देखिए मैंने कहा कि जो चीज़ हम टाइटल या उसका बैकग्राउंड कलर या कोई और चीज़ इस तरह की सेट करना होती है तो वो हम हेड में करते हैं। उसके बाद हेड को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम बॉडी को ओपन करते हैं। ये याद रखिएगा कि कोई भी आप हेड और बॉडी के दरमियान और कोई अगर टैग लगाते हैं तो उसको आपने फिर पहले क्लोज करना पड़ेगा। ये मेन एलिमेंट होते हैं, इनके अंदर हम सब एलिमेंट्स डाल सकते हैं, लेकिन मेन एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं कर सकते। यानी हेड और बॉडी के अंदर आप डिफरेंस रखेंगे, उनको अलग क्लोज करेंगे, इसको अलग क्लोज करेंगे। उसके बाद में हमारे पास बॉडी का स्ट्रक्चर आ जाता है। बॉडी में हमने
जो है वो राइस की पूरी रेसिपी यहाँ पर टाइप कर दी गई। उसके बाद उसको हमने यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर दिया और फिर सबसे लास्ट में हमने जो HTML टैग खोला था उस HTML टैग को हमने क्लोज कर दिया। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, फाइल को हम सेव करेंगे लेकिन उसकी एक्सटेंशन को HTML के जरिए सेव करेंगे। ये याद रखें, उसका नाम सिर्फ लिखकर आपने नहीं छोड़ देना है, वो टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगी जो कि आपकी वेबसाइट पर नहीं खुलेगी, किसी ब्राउज़र में ओपन नहीं होगी। आपने क्या करना है, आपने उसका नाम टाइप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये राइस की रेसिपी थी, हमने राइस लिखा और डॉट लगाकर फिर हम उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे HTML। अगर HTML के जरिए सेव करेंगे तो फिर ये आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो सकेगी फाइल, ठीक है। उसके बाद में हमने फाइल को ओपन करा, कोई भी ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, हम ब्राउज़र में ओपन के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से ब्राउज़र पे जाएंगे और जहाँ पर राइस HTML की फ़ाइल हमारी रखी होगी, मिसाल के तौर पर हमने डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो हम डेस्कटॉप पे जाकर उसको क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे और इस तरह से हमारी ये वेबसाइट के ऊपर ये पूरी रेसिपी हमारी खुलकर सामने आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम HTML पेज बना सकते हैं। उसके बाद लाइन ब्रेक एलिमेंट हमने पढ़ा था BR जो है ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, यानी कंटेनर एलिमेंट नहीं होता। इसको जहाँ जहाँ पर आप लगाएंगे वहाँ से लाइन ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि देखें आपके पास ये पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर BR कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। फिगर नंबर 9.5 की बात हो रही है, ठीक है, पेज नंबर 137 के ऊपर। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मशरूम के बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने अब जगह जगह से ब्रेक करना है जहाँ पर हम चाहते हैं कि पैराग्राफ चेंज हो। तो हम वहाँ पर आप देखें, अगर नेक्स्ट पेज पर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि अब इसी कोडिंग के अंदर हमने जगह जगह BR यूज़ किया है। ये देखें BR एक जगह पे यहाँ पे, एक जगह पे यहाँ पे, ये यहाँ पे तीसरी जगह पर हमने यूज़ किया। 3 BR हमने यूज़ करें यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं लाइन को। लाइन ब्रेक होकर इसके आगे से नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू होगी। देखिए यहाँ पर सोर्स के बाद में हमने BR लगा दिया तो इसके बाद में मशरूम्स जो लिखा हुआ था वो यहाँ पर अगर आउटपुट में देखें आप, ये जो 9.6 फिगर है इसमें अगर आप देखें गौर से तो सोर्स के बाद से जो लिखा हुआ है मशरूम वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखें पॉइजनस लिखा हुआ है, पॉइजनस के बाद में हमने देखा BR का हमने टैग लगा दिया यहाँ पर और उसके बाद में पॉइजनस के बाद में पीपल जो है वहाँ वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड पैराग्राफ हमारा क्रिएट हो गया और फिर उसके बाद लास्ट वन थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर आ गया जो कि वेजिटेबल लिखा हुआ है। इस तरह से हमें पता चला कि हम जहाँ जहाँ पर भी BR का टैग यूज़ करेंगे जो कि एक एम्प्टी एलिमेंट है, तो उसके बाद जहाँ भी आगे जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो नेक्स्ट पैराग्राफ से न्यू लाइन से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आपको एक यूज़ समझ में आ गया कि BR जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट या CSS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये याद रखिएगा कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को कंटेंट्स में या सिलेबस में नहीं बताई गई हैं, लेकिन इसके ज़रिए मैं आपके लिए MCQs वगैरह क्रिएट करूँगा। आपने पूरे चैप्टर को थॉरली पढ़ना है और इसके अंदर जितने भी एब्रीवेशंस वगैरह आ रही हैं, डिड यू नो वगैरह आ रहा है या मेमोरी बाइट्स आ रहा है, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से स्टडी करना है लाजमी। क्यों? क्योंकि ये आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एक्टिविटी के तौर पर आपके पास आ सकते हैं। इनको आपने अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, देखें कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी एक यहाँ पर फीचर मौजूद होता है जिसको हम HTML एलिमेंट्स में वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं। CSS हमारी बहुत हेल्प करता है मल्टीपल पेज बनाने के लिए, यानी अगर हम सिंगल पेज पे काम नहीं करना चाहते बल्कि उसके अंदर हम टैग्स यूज़ करना चाहते हैं तो उन टैग्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमारे पास CSS मौजूद होता है, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट कैन बी इंक्लूड इन HTML डॉक्यूमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? यूज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यूजिंग एम्बेडेड स्टाइल शीट और यूज़ इनलाइन स्टाइल, ठीक है। 3 तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो तीनों स्टाइल यहाँ पर हमें बताए गए। द सिंटैक्स ऑफ CSS रूल्स एज फॉलोज। क्या होता है सिंटैक्स इसका? सेलेक्टर आता है, प्रॉपर्टी 1 आती है, प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू आती है और प्रॉपर्टी 2 आ जाएगी, फिर प्रॉपर्टी 2 की वैल्यू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेलेक्टर का मतलब क्या होता है। अब वो एग्जाम्पल से हम आगे जाके देखेंगे कि सेलेक्टर के जरिए क्या होता है, यानी आप कहाँ पर लिखना चाहते हैं। सेलेक्टर का मतलब बॉडी हो सकता है या हेड भी हो सकता है
ठीक है। तो सेलेक्टर के अंदर हमारे पास हमने बॉडी ले लिया मिसाल के तौर पर, उसके बाद प्रॉपर्टी 1 क्या होगी, बैकग्राउंड कलर मिसाल के तौर पर। कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी लाजमी तौर पर हमें देनी होती है। ये याद रखें, HTML कोडिंग में जब हम कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर है, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट स्टाइल है, ये तमाम चीजें प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ये प्रॉपर्टीज होती हैं मुख्तलिफ हमारे एलिमेंट्स की। तो इन प्रॉपर्टीज को जब हम यूज करते हैं तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी मेंशन करनी होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, तो उसके आगे हमने उसका कलर मेंशन करा है पिंक, ठीक है। और बैकग्राउंड रिपीट, यानी आप बैकग्राउंड को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, रिपीट x, यानी रिपीट 0 हो सकता है, रिपीट 1 हो सकता है, रिपीट 2 हो सकता है। x की जगह पर कोई भी हम एक वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिपीट कर देंगे कि कितनी मरतबा हमने बैकग्राउंड को रिपीट करना है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर आगे चलते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ही की बात करते हैं अगर हम, तो इसके अंदर बहुत सारी स्टाइल शीट मौजूद है, इनलाइन और ये सब चीज़ें हमने ऊपर देखी, एम्बेडेड या इंटरनल इनलाइन स्टाइल वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, आपके पास एक चार्ट मौजूद है, टेबल नंबर 9.1। यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई गई हैं और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उनको वैल्यूज़ को बताया हुआ है कि उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ आप इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या लगा सकते हैं आप, और फिर उसकी एक एक एग्जाम्पल भी सामने दी गई है। ये याद रखें, इस किस्म के जितने भी चार्ट आपके पास मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, मिड टर्म में हो या फाइनल टर्म में हो, इन तमाम चार्ट्स को आपने थॉरली अच्छी तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि ये भी आपके एक्टिविटी वर्क के तौर पर आ सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब इस वक्त रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, प्रॉपर्टी 1 हम पहले देखते हैं, बैकग्राउंड कलर, यानी ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर, यानी आप अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिख रहा है येलो कलर सेट हुआ है, इस कलर को हम कैसे सेट करेंगे, इस प्रॉपर्टी से सेट करेंगे, यानी बैकग्राउंड कलर। अब कलर की जाहिर सी बात है वैल्यूज हो सकती है, अब कलर नेम क्या क्या हो सकते हैं, कलर वैल्यू हो सकती है और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। अब क्या क्या दे सकते हैं हम उसके अंदर, बैकग्राउंड कलर येलो, बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर मैरून, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। तो ये तमाम बैकग्राउंड कलर के बाद कॉलन का निशान लगाकर आगे आप उसका नाम दे सकते हैं, कोई भी कलर का, जो भी कलर आपने यूज करना है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग के साथ। उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड में हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको ये सामने वाले पेज पर नजर आ रहा है कि फ्लावर लगा हुआ है बैकग्राउंड पे, ये फ्लावर जो है हम किस तरीके से लगा सकते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ। बैकग्राउंड इमेज को हम कोई भी स्पेसिफाइड इमेज बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, उसका URL हमें देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये बैकग्राउंड इमेज जो आप लगा रहे हैं वो आपकी हार्ड डिस्क पर कहाँ मौजूद है, उसका एक रिलेटेड लिंक देना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन लिंक देना पड़ेगा, यानी आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आपकी हार्ड डिस्क पे कहाँ सेव है, आपको उसका एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बैकग्राउंड इमेज, कॉलन लगाया और URL उसका आगे लिख दिया sky.pjpg। अब sky.jpg का मतलब ये कि जहाँ पर आपका नोटपैड है, जहाँ पर आपने नोटपैड की कोडिंग रखी है, वहीं पर ये पिक्चर मौजूद है, फिर तो आपको कोई स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक रूट बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उस फाइल का सही सही नाम लिख दीजिए यहाँ। लेकिन अगर वो C ड्राइव में, D ड्राइव में, किसी फोल्डर में मौजूद है, तो वो पूरा आपको एड्रेस, उसका पूरा रूट आपको सही तरीके से बताना पड़ेगा, तब वो फिर बैकग्राउंड के लिए जाकर उस पिक्चर को उठाएगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन आ जाता है, तीसरी प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या करते हैं हम इसकी इनिशियल पोजीशन बैकग्राउंड इमेज की बताते हैं कि बैकग्राउंड इमेज कहाँ पर शो हो, यानी पेज के कॉर्नर पर आ जाए, पेज के सेंटर में आ जाए, या पूरे पेज के ऊपर ये फिक्स हो जाए, ठीक है। ये तमाम स्टाइल हमें यहाँ पर बताना पड़ता है। अब इसके अंदर टाइप कितनी आ सकती है, इसकी वैल्यू स्क्रॉल भी कर सकती है और फिक्स भी हो सकती है। यानी आपने देखा होगा अक्सर आप पेज को जब स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं किसी वेब पेज को, तो उसके ऊपर जो बैकग्राउंड लगा हुआ होता है वो स्टिल रहता है, उसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट मूव हो रही होती है, बैकग्राउंड मूव नहीं होता साथ में ऊपर, ठीक है। यानी वो स्टिक हुआ होता है और सिर्फ टेक्स्ट या जो भी दूसरे कंटेंट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हुए जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसको स्क्रॉल करा हुआ है
तो फिर क्या होगा कि वो कंटेंट के साथ ही मूव होती हुई बैकग्राउंड पिक्चर भी ऊपर की तरफ जा रही होगी और नीचे से वही पिक्चर रिपीट हो रही होगी। रिपीट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना पीछे, कि रिपीट आपने कितनी मर्तबा करना है उस पेज के ऊपर उसको। तो एक बार ये पिक्चर चली गई ऊपर, दोबारा नीचे से निकल कर आ गई, तीसरी मर्तबा निकल कर आ गई, आपने 3 टाइम रिपीट करा लेकिन आपका पेज ज्यादा बड़ा है नीचे तक, तो चौथी मर्तबा वो फिर पीछे का बैकग्राउंड ब्लैंक आ रहा होगा, यानी व्हाइट आ रहा होगा। तो इस तरह से आपने इस चीज को ज्यादातर फिक्स रखना होता है ताकि आपकी पिक्चर मूव ही ना करे, सिर्फ कंटेंट्स मूव करें, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास बैकग्राउंड की एक और चीज भी कि हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं। पोजीशन किस तरह से सेट करते हैं कि इसको हम बैकग्राउंड को सेंटर में रखना चाहते हैं या हम साइड पे करना चाहते हैं या टाइल्ड करना चाहते हैं, यानी इसको टाइल्ड कर देंगे तो क्या होगा, ये पूरी बैकग्राउंड फैलकर पूरी आपके वेब पेज पर फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपने इसकी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितनी मरतबा आपने रिपीट करना है इसको, वो हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हमने 4 मरतबा कहा है तो 4 टाइम्स ये बैकग्राउंड रिपीट होगा स्क्रॉल होते हुए, उसके बाद ब्लैंक पेज आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो आपने इस चार्ट को अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, सेटिंग बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए क्या करते हैं हम, CSS का यूज करते हैं, टाइप ऑफ टेक्स्ट CSS, और उसके अंदर हम स्टाइल बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो लगा देते हैं, येलो की जगह रेड लगा दें, ब्लू लगा दें, जो आप कलर लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। उस स्टाइल को हम क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे। ये याद रखें, ये तमाम चीज़ें मैंने पहले भी बताया पिछली पेज पर कि हम ये तमाम चीज़ें जो बैकग्राउंड होता है या इसका जो टाइटल होता है पेज का, या हमारे पास और तमाम चीज़ें जो कि इसकी ब्यूटी के लिए या इसकी जो वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए हम करते हैं, वो तमाम चीज़ें हेड में होती हैं। उसके बाद जो टाइपिंग वगैरह का काम होता है, जो कंटेंट्स लिखने होते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारी बॉडी में आती है, ठीक है। तो हेड के अंदर हम इसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। उसके बाद हेड को क्लोज कर देंगे, बॉडी ओपन करके हमने लिखा चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर, और वो बॉडी के अंदर देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद बॉडी को क्लोज करा और HTML को क्लोज कर दिया। इसी तरीके से हमने बैकग्राउंड इमेज लगाना अभी सीखा कि बैकग्राउंड पे हम इसी तरीके से इमेज भी लगा सकते हैं। उसका URL हम बताएंगे सिर्फ, और फिर वो वहाँ से जाकर उठा लेगा उसको, इसको टाइप लिख देंगे कि बैकग्राउंड रिपीट होना है या नहीं होना है, और रिपीट होना है या फिक्स रहना है, क्या है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर इसकी सेट करेंगे बारी बारी उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। और इसको भी क्लोज करके हम इसको भी चला कर देख लेंगे, सेटिंग अ बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सेटिंग अ बैकग्राउंड इमेज, लेकिन ये बॉडी के अंदर लिखना होगा हमें, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ था, मैंने कहा था इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास किसी सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, सिंपली आपने नोटपैड खोलना है और इस कोडिंग को बिल्कुल आराम से अच्छी तरीके से इसी तरह से स्पेलिंग वाइज देखकर टाइप करना है आपने, और इसको सेव करते वक्त HTML के शॉर्ट फॉर्म के साथ आप सेव करेंगे, और इस तरह से आपके पास ये HTML पेज बन जाएगा। इसको वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे, और इसी तरह से मैंने कहा था कि ये भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि एक बैकग्राउंड में आप इमेज लगाइएगा, और उस बैकग्राउंड इमेज के साथ इसको जब आप HTML फॉर्म में सेव करेंगे तो उसके बाद आप वेब ब्राउज़र में ओपन करके देखिएगा ये बैकग्राउंड में इमेज लगकर आ रही है या नहीं, ठीक है। इसके बारे में आपने कमेंट्स में बताना है मुझे। उसके बाद आपको मैंने ये बताया था कि इसके अंदर ट्रिकी टर्म्स और मेमोरी बाइट्स, ये दोनों चीज़ें आपकी जो है वो MCQs के तौर पर आप बिल्कुल तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि आपके MCQs जो हैं वो अभी हम पैटर्न चेक करेंगे एंड में जाकर के हमारा पैटर्न क्या रखा गया पेपर का। आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी पैटर्न बताया गया, तकरीबन वही पैटर्न सब पेपर्स के लिए रखा गया है। तो आपके पास तकरीबन 30 MCQs आएंगे, तो वो 30 MCQs जाहिर सी बात है हमारी बुक के MCQs तो पूरे नहीं होते, 5 MCQs हैं हर चैप्टर में। तो हमने इसको ट्रिकी टर्म्स, मेमोरी बाइट्स और पीछे जो टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस करे उनमें से ही लेकर और बनाए हैं, इसलिए आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करना है ताकि आपके MCQs करने में कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। ये चैप्टर हमारा हो गया पूरा। उसके अंदर हमने ये भी बताया था कि इसके अंदर MCQs आपने पूरे लेने हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन जो थे वो हमने लिए थे तकरीबन E तक। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे 4 थे इस चैप्टर के, और उसके बाद इन द लैब हमारे पास जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि हमने आपको कंटेंट्स में दे दिया था, ठीक है। वो कंटेंट्स में दिया हुआ है, आपने उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, उसको टाइप भी करके देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप HTML कोडिंग सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, और उसको वेब ब्राउज़र पे खोल के भी देखिएगा, ठीक है। ये चैप्टर हमारा एंड हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 है हमारा बेसिक HTML5 की कमांड्स देखेंगे। इसमें हम बेसिक HTML5 कमांड्स क्या होती हैं, उनको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हमने
पूरा चैप्टर हमने देखा हुआ है, ऑनलाइन क्लास में इसको हमने कवर किया था, लेकिन एंड के कुछ टॉपिक रह गए थे, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे साथ के साथ और थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं। इसके अंदर हमने HTML एलिमेंट को दोबारा इन्होंने पिछले चैप्टर की तरह इसमें से रिपीट करा है। उसके बाद में हमारे पास आगे चलते हैं, पैराग्राफ हमने देखा था। पैराग्राफ के अंदर हम P की कमांड लगा सकते हैं। P जो है एक ओपन कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर एम्प्टी कंटेनर जिसे कहते हैं, इसको हमें ऑफ नहीं करना पड़ता। HR जो है हमारा, ये भी हेडर, यानी इसके अंदर हम थीमेटिक ब्रेक इन HTML पेज हो सकता है, यानी पेज ब्रेक, बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ हुई हुई ऑटोमेटिकली आ जाएगी और एक पेज जो है वो 2 हिस्सों में नजर आएगा। आपको CSS स्टाइल इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा। हेडिंग्स के बारे में हमने डिस्कस करा था कि हेडिंग्स हमारी जो हैं वो हेडिंग की कमांड हमने यूज की थी। H1 से लेकर H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। मैंने कहा था कि हम स्टार्ट में अगर किसी भी लाइन के स्टार्ट में H1 का टैग लगा दें, H1 का टैग लगा दें, उसको क्लोज कर दें उस लाइन के एंड पर H1 को, तो H1 जो होता है हमारा सबसे बड़ी हेडिंग होती है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल फिगर 10.1 में दिखाया गया है, हेडिंग लेवल्स दिखाए गए हैं। तो देखें लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग लेवल 1, दिस इज हेडिंग लेवल 1 जो है वो सबसे ज्यादा बोल्ड और बड़ा लिखा हुआ है। आपको अगर जिस साइज की हेडिंग रखनी हो, आप उस हिसाब से यहाँ से आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपने कितनी बोल्ड और कितनी बड़ी हेडिंग लगानी है अपने वेब पेज की, उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। H1 आपने लिखा तो सबसे बड़ी हेडिंग बनकर आएगी, और अगर H2 लिखेंगे तो उससे छोटी, और H3 उससे छोटी। इस तरह से सबसे लास्ट यानी सबसे जो छोटी हेडिंग होगी वो H6 होगी। यहाँ पे 6 लेवल्स होते हैं इसके, आपने 6 लेवल्स में से कोई सा भी जो आपको सूट कर रहा हो, आपकी वेबसाइट के हिसाब से हो, उस लेवल को सेलेक्ट करते हुए उस तरह का उस नंबर को हेडिंग आप लगा सकते हैं, H1 से लेकर H6 तक। बस ये याद रखिएगा, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। ये चीज़ें भी आपकी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपकी MCQs में आ सकती हैं। आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है कि ये तमाम चीज़ें आपने याद करनी है कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है या H6 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। हो सकता है ट्रू फॉल्स में आ जाइए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मैं साथ साथ गाइड करता जा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जैसा कि पीछे चैप्टर में हमने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे पास बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ थी। ये पूरा टेबल बैकग्राउंड का था इस चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर में 10 चैप्टर में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ का ये एक टेबल बना हुआ है, इसको हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब टेक्स्ट की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर कलर की प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी होती है, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट शेडो की भी हो सकती है और टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्म की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इन तमाम को भी हम ज़रा सा डीप में देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कलर। अब स्पेसिफाई द फोरग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट किस कलर से लिखी हुई नजर आए वो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कलर नेम भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू भी हो सकती है वहाँ पर, और RGB कलर वैल्यू भी हो सकती है। ये याद रखें, टेक्स्ट का जो कलर होता है वो हम 3 तरह से मेंशन कर सकते हैं। यानी कलर का या तो नाम लिख दें डायरेक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कलर कॉलन रेड, यानी कलर जो है टेक्स्ट की वो रेड होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये कि हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू दे दें आप, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कलर #243535। ये एक हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, इसकी डिटेल जो है वो इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी वेबसाइट से भी। अगर आप हेक्साडेसिमल कोड्स ऑफ HTML चाहेंगे फॉर टेक्स्ट कलर तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे और हर कोड के बारे में कौन सा कलर सामने आएगा वो भी डिटेल मिल जाएगी। या फिर आप RGB कलर की वैल्यू दे सकते हैं। RGB कलर की वैल्यूज यहाँ पर दे सकते हैं आप, जो कि यहाँ पर दी हुई है, देखें कलर RGB लिखेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर आप रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू और फिर ब्लू की वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि भाई हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं हम। देखें डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ जाती हैं ये वैल्यूज। मिसाल के तौर पर आप रेड की वैल्यू यहाँ 45 दे रहे हैं, आप 0 से 255 तक कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। इसकी रेंज है 0 से 255 तक, ठीक है, 0 to 255 तक आप कोई भी यहाँ पे रेंज दे सकते हैं रेड की, कोई भी रेंज दे सकते हैं आप ग्रीन की और कोई भी रेंज दे सकते हैं आप ब्लू की।
ये 3 आपके पास RGB रेंज होती हैं, जो कि आप यहाँ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ इन कलर्स को मिक्सअप करेंगे तो एक कलर क्रिएट होता है जो कि आपके टेक्स्ट का कलर बनेगा। ठीक है, आप इन वैल्यूज़ को चेंज कर करके आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से ये आपकी टेक्स्ट का कलर पे इफेक्ट करता है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन देख लेते हैं। स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट बैक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये 4 तरह के इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट हो सकती है। जिस तरह से MS वर्ड के हमने यूज किए ना, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है, बस आपने इसको लिखना होता है कि टेक्स्ट अलाइन कॉलन राइट लेफ्ट या सेंटर या जस्टिफाई, जो आप वर्ड यहाँ यूज करेंगे उस तरह से आपकी टेक्स्ट अलाइन हो जाएगी। उसके बाद लाइन हाइट, यानी आप स्पेसिफाई करते हैं कि लाइन हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, 8 पिक्सल होनी चाहिए या 20 पिक्सल होनी चाहिए, कितनी हाइट रहे, यानी नॉर्मल लाइन की जो हाइट है यानी लाइन टू लाइन गैप है उसको आप कितना रखना चाहते हैं, उस चीज को बताने के लिए आपने लाइन हाइट को इस्तेमाल करना होता है। फिर उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन है। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, इसके अंदर आपने ओवरलाइन अंडरलाइन वगैरह बताना होता है, यानी आप लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखी हुई उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं या ओवरलाइन करना चाहते हैं। ठीक है ना, जो कि आपने MS वर्ड में भी यूज किया हुआ है मगर यहाँ पर लिख कर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट शेडो होता है कि आप टेक्स्ट का शेडो कितने पिक्सल्स तक का दिखाना चाहते हैं, इससे टेक्स्ट डेकोरेशन और अच्छी हो जाती है। 2 पिक्सल्स दिखाना चाहते हैं, 2 पिक्सल्स ग्रीन दिखाना चाहते हैं, अब यहाँ पे ग्रीन रेड ब्लू जो शेडो आप टेक्स्ट का लगाना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कलर नेम और कलर वैल्यू कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करता है अपर केस में, लोअर केस में या फिर कैपिटल में। ठीक है, 2 है इसमें, अपर केस और फिर लोअर केस, यानी आप अपनी कैपिटलाइज कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट तो स्मॉल में लिखी है कोडिंग में, लेकिन अगर आपने अपर केस की कमांड वहां पे लगाई हुई है तो क्या होगा कि वो जब वेब पेज पर आएगा तो वो पूरे कैपिटल में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कमांड हमारी यूज हो सकती है। उसके बाद कलर प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी, उसको दोबारा से इन्होंने यहाँ पे छोटी छोटी एग्जाम्पल दी हुई है कि है आप हेक्साडेसिमल के जरिए किस तरह कोडिंग करेंगे, आप कलर RGB के जरिए कैसे कोडिंग करेंगे, वो तमाम चीज़ें दी हुई हैं। इनको आपने खुद से प्रैक्टिस करके देखना है घर पे। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी जो हम अभी पढ़ के आए हैं, यानी ये टेक्स्ट के मुतालिक जितनी प्रॉपर्टी हमने टेबल में डिस्कस की हैं उन तमाम को 1 बाय 1 यहाँ पर प्रैक्टिस किया हुआ है छोटी छोटी सी प्रोग्रामिंग के जरिए। आपने इन तमाम को टाइप करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपने इसको जो अपना टेक्स्ट एडिटर है होता है हमारा, उसके अंदर इसको टाइप करके प्रैक्टिस करना है। उसके बाद टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से उसको यूज किया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। उसके बाद कमेंट टैग है। देखिए कमेंट टैग भी हमने पढ़ा था। कमेंट टैग्स क्या होता है, जिस लाइन को हमने सिर्फ कोडिंग करने वाले बंदे को बताना होता है कि इस लाइन में हम क्या करने जा रहे हैं। ये लाइन यानी कमेंट लगाने के लिए हमें एक्सक्लेमेटर साइन को लगाना पड़ता है शुरू में, और उसके बाद वो लाइन पूरी जो है वो कमेंट्स में काउंट होती है, यानी उसको वो आपके वेब पेज पर शो नहीं करता, बल्कि जब जो कोडिंग देख रहा होता है उसको सिर्फ शो करता है ये लाइन कोडिंग के अंदर, ताकि ये बताया जाए कि नीचे जो कोडिंग हो रही है उसमें क्या चीज़ की गई है, वो कोडिंग किस काम के लिए की गई है। उस चीज़ को बताने के लिए हम कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। ये चीज़ वेब पेज पर जाके जाहिर नहीं होती, ये सिर्फ आपके कोडिंग करने के लिए हेल्पफुल होती है। बोल्ड इटालिक के टैग आप यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड के लिए बोल्ड लिखेंगे, इटालिक के लिए इटालिक, यानी बी और आई ये दोनों आप टैग यूज करेंगे। ये कंटेनर टैग है, ये क्लोज भी होता है, यानी जिस टैग से पहले आप बी लगाएंगे और उस टैग के बाद में भी /b लगाएंगे ताकि ये बोल्ड नजर आए, और फिर इटालिक करने के लिए भी यही लिखेंगे। उसकी भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, आपने प्रैक्टिस करनी है। फॉन्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ये तमाम चीज़ें आपने। फॉन्ट क्या होते हैं आपको पता है ना, यानी राइटिंग स्टाइल, जो आपकी टाइप करने के जो राइटिंग स्टाइल आएगा वो मुख्तलिफ होता है। टाइम न्यू रोमन होता है, एरियल वगैरह होता है, तो ये फॉन्ट प्रॉपर्टी कहलाती हैं। इनको भी आप सेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास बस स्पेसिफिक स्टाइल दिया हुआ है फ़ॉन्ट का, आप उसी में लिख सकते हैं, नहीं, जितने फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं उन तमाम के टाइप यहाँ पर लिख के आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में 10.2 टेबल में हमें बताया गया है। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर प्रैक्टिस टाइम में मैंने बताया था कि आपने ये प्रैक्टिस टाइम खुद से प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में इनके स्टेप्स दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने ये वेब पेज बनाना है। देखें ये एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड कलर येलो ये सेट किया हुआ है इसका। ये वेब पेज आप बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। ये पेज आपके लिए एग्जाम में भी आ सकता है, इसको भी आपने सेटिंग से अच्छी तरीके से देखना है।
उसके बाद सेटिंग मार्जिन है, मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी हुई है। मार्जिन प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिटेल में देखना है कि मार्जिन जो है हम किस तरीके से लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे पेज की सेटिंग करने के लिए कि यहाँ से कितना छोड़ा हुआ है, लेफ्ट से कितना छोड़ा हुआ है, अप से कितना छोड़ा हुआ है, डाउन से कितना छोड़ा हुआ है। इस पूरी चीज़ को सेटिंग करने के लिए मार्जिन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको वैसे वेब पेज पे नज़र नहीं आती, लेकिन वेब पेज की क्रिएशन में, वेब पेज की खूबसूरती में इसका बहुत अहम रोल है। ठीक है, मार्जिन प्रॉपर्टीज़ को आपने डिटेल में देखना है। उसके बाद में हमारे पास आती है सेटिंग बॉर्डर्स। बॉर्डर्स यानी कि ये देखें आपके पास ये एक एग्जाम्पल दी हुई है फिगर 10.2, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ वर्ड्स के ऊपर बॉर्डर्स लगाए हुए हैं। बॉर्डर्स के स्टाइल होते हैं जो मुख्तलिफ स्टाइल में आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसकी विड्थ और उसका स्टाइल वगैरह हम ये सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है कि डॉटेड हो सकता है, शेड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, डबल हो सकता है, ग्रोव हो सकता है, रिग हो सकता है। ठीक है, तो ये तमाम स्टाइल हैं। आपने इन तमाम को यूज़ करते हुए इस वेब पेज के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस प्रॉपर्टी से क्या चेंजेस आती हैं वेब पेज पर। और इसकी तरह से यहाँ पर इन्होंने इनलाइन स्टाइल को यूज़ करते हुए ये कोडिंग दी हुई है। इस कोडिंग को आप टाइप करके देखें, इसमें चेंजेस करके देखें कि आपने अगर यहाँ पर क्या रखा, जहाँ पर भी एक्स का लफ्ज़ आ रहा हो ना, वहाँ पर आपने कोई नंबर यूज़ करना है, 1 2 3 5 इस तरह का। जैसे डबल एक्स लिखा हुआ है या एक एक्स लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर आप यूज करें, लेकिन ये 3 पिक्सल वगैरह जो है ये नहीं चेंज करना है। यहाँ पर आपके फ़ॉन्ट साइज के अंदर रेंज जहाँ पर आ रही होगी, रेंज की जहाँ पर ताल्लुक होगा वहाँ पर एक्स की जगह आपने कोई नंबर यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस टाइम में आपके सामने फिर एक चीज़ आई हुई, आपने इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये देखें, इस तरह का वेब पेज आपने तैयार करना है। आपने देखना है, कोशिश करना है कि इस प्रैक्टिस टाइम के ज़रिए आप ये पेज तैयार कर सकें, आपके पास ये आउटपुट आ सके। उसके बाद आपने ट्रिकी टर्म्स देखनी है लाजमी, फ़ॉन्ट और ये तमाम चीज़ें जो इसके अंदर में, मेमोरी बाइट देखनी है आपने अच्छी तरीके से। ये तमाम चीज़ें आपकी जो है वो MCQs के तौर पर आ सकती हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास तमाम MCQs हैं, ये आपने अच्छी तरीके से देखने हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर हमने A B C D E तक किया था, ये होगा। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे सारे थे, ये सब हमने किए हैं, आपको कॉन्टेंट्स में ये दिए गए हैं। उसके बाद में इन द लैब में हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था हमने, सिर्फ जो कंटेंट में दिया हुआ है आपको, आपने उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, उसको लाजमी तौर पर टाइप करके प्रैक्टिस करनी है और उसको याद भी अच्छी तरीके से करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। और सबसे अहम चीज़, लास्ट पेज पे जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स दिए हुए हैं ये एब्रीवेशन के तौर पर आ सकते हैं आपके पास। आपने इसकी एब्रीवेशन अच्छी तरीके से याद करनी है और आपकी शॉर्टकट कीज़ आपको याद होनी चाहिए। यानी कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C दबाते हैं, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाते हैं। इसी तरह से सो ऑन, जितनी भी आपके पास शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं कीबोर्ड की, आपने इनको याद करना है अच्छी तरह से। आपके पास ये नेम लिखे हुए आ जाएंगे, आपने उसकी शॉर्टकट कीज़ खुद से लिखनी होंगी। ये आपके पास एक्टिविटी वर्क के तौर पर आ सकता है, आपने इसको भी अच्छी तरीके से देखना है। अब आपको ज़रा सा मैं पेपर के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूं कि आपके पास पेपर किस तरीके से डिवाइड किया गया है। आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो MCQs का आएगा, जो कि 30 MCQs होंगे। ठीक है, 30 MCQs होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन होगा जो कि 2 पार्ट पर मुश्तमिल होगा या 3 पार्ट पर मुश्तमिल होगा, यानी 2A 2B और 2C। ये भी आपका 30 मार्क्स का पूरा सेक्शन है जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 शामिल है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन B आएगा, ये सेक्शन A पूरा था, क्वेश्चन 1 2 3। उसके बाद क्वेश्चन 4 5 6 जो इस क्वेश्चन B में आएगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हमारे। इसके अंदर आपके पास ये भी 30 मार्क्स का पूरा सेक्शन है। इसके अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे A B करके। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो तकरीबन 7 to 8 मार्क्स कैरी करता है और ये भी टोटल मार्क्स इसके 30 बनते हैं। इस तरह से आपका टोटल पेपर जो है वो 90 मार्क्स का आएगा जो कि आपने करना है। ठीक है, जिसमें 30 मार्क्स के सिर्फ MCQs हैं। याद रखें, MCQs को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है आपने। तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं इस चैप्टर में और बाकी चैप्टर्स में जितनी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जैसे इन दिस चैप्टर और दूसरी चीज़ें जो यहाँ पर ट्रिकी टर्म्स वगैरह, और ये तमाम चीज़ें आपने हर चैप्टर की अच्छे तरीके से देखनी है, अच्छे तरीके से याद करनी है। चैप्टर के दरमियान में कोई एब्रीवेशंस आ रही हैं उनको अच्छी तरीके से देखना है, जैसे CSS वगैरह आई है, ये तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, लाइन ब्रेक वगैरह की एग्जाम्पल्स हैं, डिड यू नो आ रहा है, इसको अच्छी तरीके से देखना है। यानी कोई चीज़ आपने इन तमाम चैप्टर्स में से मिस आउट नहीं करनी है कि हमने इस चीज़ को तो देखा ही नहीं और ये एग्जाम्पल में आ गया या ब्लैंक में आ गया या एक्टिविटी में आ गया।
ठीक है। इसी तरह से पिछले चैप्टर को थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर फ्लैश का जो चैप्टर है इसमें भी आपको मैंने बताया था कि ये तमाम चीज़ें, इसमें टूल बॉक्सेस वगैरह की जो पिक्चर्स हैं इनको अच्छी तरीके से आपने देखना है। इनकी लेबलिंग वगैरह आ सकती है, इनकी लेबलिंग एक्टिविटी वर्क में आ सकती है, आपने इनकी लेबलिंग करनी होगी, ये आ सकती है आपको, इसको अच्छी तरीके से आपने देखना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड वर्ड है, ये देखें लेबलिंग है, इस तरह की ये लेबलिंग और फास्ट फॉरवर्ड वर्ड्स इनको अच्छी तरह से देखना है। इस पिक्चर की लेबलिंग हुई हुई है, देखें फिगर 8.1, फिगर 8.2, इन तमाम की लेबलिंग अच्छी तरीके से आपने याद करनी है। ये लेबलिंग आपकी लाजमी तौर पर एक्टिविटी वर्क में आ सकती है किसी भी पिक्चर की, तो इन तमाम को आपको याद करना अच्छी तरीके से, ठीक है। आज का हमने ये सारा रिव्यू कर लिया है। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आई होप कि बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को पता है कि अब जैसे ही हमारा ये सेक्शन ख़त्म होगा, हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों को डायरेक्ट पेपर देने ही आना है अब, तो इस चीज़ को ज़रा सा आपने कंसीडर करना है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द चैप्टर्स एंड ऑल द रिव्यू ऑफ दिस टर्म्स and I hope you understand all the topics and you must be practice it's very well for examination point of view. Okay, till then, Allah Hafiz.